चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सबको। आज फिर हम एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं इसको। ये टॉपिक समझ में नहीं आता है कई सारे बच्चों को, इसलिए आज इस पर हम प्रयास कर रहे हैं आपको एक वीडियो प्रस्तुत करने के लिए कि ये होता क्या है और किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इस प्रकार से हम एक्सेस ले लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। मान लेते हैं कागज के समतल में दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जो दोनों के दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस ओ को हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। 0 0 ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ओके है। इस तरफ प्लस वाला साइन होता है, इधर माइनस वाला। जैसा हमारा एक्सेस होता है वैसे ही होता है, सेम टू सेम। आप क्लास 10 पे पढ़ चुके हो। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस का नाम देते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे के पूरे प्लेन का नाम आर्गा समतल या समृष्ट समतल कहलाता है। ये पूरा का पूरा प्लेन, इस प्रकार का जो प्लेन होता है, इसके आर्गा समतल या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं। ओके, अब यहाँ से आता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको दिया गया है z = x + i y, और इसका निरूपण इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में करना है। इसका क्या करना है? निरूपण इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में करना है। तो हम पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं एक्स वाई के रूप में। फिर हम एक्स एक्सिस में ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस तय करेंगे और वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस तय करेंगे। तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स, आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स, और इस तरफ का डिस्टेंस हो गया वाई। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट को क्या कर देते हैं? ट्रेस कर देते हैं। किसी भी पॉइंट को हम ट्रेस कर देते हैं। ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा नीचे की तरफ। इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ये आप लोगों को मालूम है। ओके, तो इस प्रकार से किसी पॉइंट का प्लॉटिंग किया जाता है। पॉइंट का प्लॉटिंग जो किया जाएगा, हम किसी भी पॉइंट का प्लॉटिंग कर सकते हैं। पॉइंट का प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पर जो होगा, इसमें ये z = x + i y है। कहने का मतलब यहाँ पर x is greater than 0 है एंड y is greater than 0 है। अगर हमारे पास x is less than 0 है, यहाँ पर देखिए x is less than 0 एंड y is greater than 0, तो पॉइंट इसमें हो जाएगा। और वो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है P1, तो ये हो जाएगा -xy। ठीक है, तो हम एक्सिस में -x डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, इस तरफ माइनस डायरेक्शन में x डिस्टेंस और इस तरफ y डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये पॉइंट P1। इसी प्रकार से हमारे पास इस तरफ भी हो सकता है। यहाँ पर पॉइंट P2 है मान लीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? -x - y। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? x - y। इस पॉइंट को अपन ने बोल दिया P3। तो इस प्रकार से हमारे पास होता है, इस प्रकार से हमारे पास होता है। ओके, तो ये पॉइंट का पोजीशन है। हमने पॉइंट का पोजीशन ले लिया और पॉइंट को प्लॉटिंग कर दिया। फर्स्ट वाले में x is less than 0, y is greater than 0। यहाँ पर x is less than 0, y is less than 0, ऐसा होगा। इस वाले में x is greater than 0 and y is less than 0 होता है। ये हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। ये हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। पहला केस आपके पास ये वाला है, दूसरा केस आपके पास ये वाला है, तीसरा केस ये वाला है, ये थर्ड केस है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे के पूरे डायग्राम को जब हम प्लॉटिंग कर लेते हैं पॉइंट्स का, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आर्गन डायग्राम कहलाता है या आर्गा चित्र कहलाता है। इसी को आर्गा चित्र बोला जाता है, इसी को आर्गा चित्र बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इसको मिला दो, यहाँ से यहाँ तक को मिला दिया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग R के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? R।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस मिला दिया, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, तो वो अपन ने मान लिया कि वो आर है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आते हैं कि अगर ये आर के बराबर है, तो उस कंडीशन में आप अगर निकालने जाते हो tan थीटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम यहाँ से मान लें इस प्रकार की चीज़ कि यहाँ पर ये r है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड के नाम से भी जानते हैं। आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। इसको अगर हमने आर लेट किया है, ये डिस्टेंस आर है, तो आर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर ये बोला जाए कि यहाँ से जो ये ओपी जो रेखा है वह एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाती है। कौन कौन बनाती है थीटा का एंगल, ओपी रेखा, ये ओपी एक्स अक्ष के साथ थीटा का एंगल बनाती है। तो इसी को हम लोग कोणांक के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक, कोणांक या आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इसी का नाम है, इसको कोणांक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए आर जेड से भी डिनोट करते हैं, ए आर जी जेड, आर्गा जेड भी बोलते हैं। आर्गा जेड इक्वल टू होता है थीटा, आर्गा जेड इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो अब इस चित्र में आ जाते हैं अपन ये राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये वाले चित्र में हम ये देख रहे हैं कि हमको बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन आते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है y और बेस कितना दिख रहा है x। तो यहाँ से हमको मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक के नाम से जानते हैं। कोणांक थीटा या आर्गा जेड, या आर्गा जेड इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आर्गा जेड जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो किसी किसी बुक में इसको थीटा लिखा जाता है, यहाँ पर मॉड लगाया गया है क्योंकि बिटवीन 0 to 90 है इसकी वैल्यू, बिटवीन 0 to 90 है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया है, tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स, जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर आते हैं, किसी किसी बुक में थीटा को ही अल्फा के नाम से बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट कर लेते हैं, इतने को लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अगर हमने इतने को अल्फा लेट कर लिया, इसकी जो भी वैल्यू आई उसको अल्फा लेट कर लें, इतने को अल्फा लेट कर लिया जाए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। इसी को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ कुछ दूसरे टॉपिक्स पर कि कोणांक और कैसे निकाले जाते हैं, कोणांक के ऊपर और चर्चा कर। चलिए अब हम आते हैं विभिन्न स्थितियों में कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोणांक ज्ञात करने की विधि हमारे पास क्वाड्रेंट एक्सचेंज में देखते हैं तो हमारे पास 4 केसेस अराइव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास होती हैं। इसमें हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 होता है। इस वाले कंडीशन में x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 होता है। इस वाले कंडीशन में x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0 होता है। इस वाले कंडीशन में x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 होता है। अगर ऐसे कंडीशंस हैं हमारे पास, 4 केसेस बनते हैं। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, अगर पॉइंट यहाँ पर है इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है अगर पॉइंट तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूले यहाँ पर बनाए गए हैं साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, मैथमेटिशियन ने दिया है। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। ये गुणांक ऑफ z या आर्गा z की वैल्यू होती है, इसी को आर्गा z इक्वल टू अल्फा बोलते हैं, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x होता है। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये सेकंड कंडीशन में है, सेकंड में है तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा, इस कंडीशन में पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है। थर्ड, argument of z equal to x plus i y if x is less than 0 and y is less than 0 then theta equal to होता है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा इस तरफ होगा। तो यहाँ पर आर्गा z का मान कितना होता है, आर्गा z यहाँ पर आर्गा z होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, इस तरफ आएगा तो यहाँ पर पाई माइनस अल्फा होगा, इस तरफ होगा तो आर्गा z की वैल्यू माइनस में पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर था तो अल्फा था, इस तरफ आएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, आर्गा z इक्वल टू माइनस अल्फा। तो याद करने में आसान होता है, इधर अल्फा इधर माइनस अल्फा, इधर पाई माइनस अल्फा तो इधर माइनस पाई माइनस अल्फा, इस प्रकार से हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0 देन थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में y बाई x। फिर हमारे पास आता है फोर्थ, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 देन थीटा इक्वल टू होता है माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमको याद करके रखना है आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम आते हैं आपके सामने लेकर समृद्ध संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूपांतरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं, जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हुआ है कि कोऑर्डिनेट दो प्रकार के होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को x y से दर्शाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को r थीटा से दर्शाते हैं। तो उसी को यहाँ पर आगे ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है हमको, इस फिगर में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये गिवन है हमको और ये भी हमको गिवन है r, हमने पता किया था कि इसको r कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपको इस फिगर से साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो बेस बाई हाइपोटेनस x बाई r। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा r कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा यहाँ से। ओके, इसको हम लोग x इज इक्वल टू r कॉस थीटा कह सकते हैं और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक पोलर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, जिसको यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखकर रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म मतलब r और थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म मतलब r और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो x की जगह पर मेरे को वैल्यू क्या मिल रही है, x की जगह पर मिल रहा है r cos थीटा और y की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, r sin थीटा। ओके, इसमें से हमने r को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस प्रकार से होता है। ये r जो होता है इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ z के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया cos ऑफ थीटा प्लस i sin ऑफ थीटा। ये हो गया हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ z। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ z के नाम से जानते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये पोलर फॉर्म है। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z के नाम से जानते हैं। थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। और यह इसको निकालने के जो प्रोसेस है वो चार प्रोसेस हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर में आर्गुमेंट ऑफ z अलग अलग निकलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर x और y कौन से क्वाड्रेंट में है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉजिटिव निगेटिव साइन के हिसाब से आप बताओगे और उसके बाद आप आर्गुमेंट ऑफ z निकालिए और उसको लाकर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है।
इतना आज का टॉपिक था हमारा। ओके, चलिए अब हम आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आ रहे हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए, समृद्ध संख्या z इक्वल टू 1 + i√3 को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले जब इसको सॉल्यूशन करने आएंगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हल। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दिया गया समृद्ध संख्या दिया गया है z इक्वल टू 1 + i√3। कंपेयर कराएंगे इसको x, कंपेयर इट टू z इक्वल टू z इक्वल टू x + iy। Therefore here x is equal to 1 and y इक्वल टू √3। विथ साइन को ध्यान रखते हुए आपको ये लिखना है x और y। That means x is greater than 0, here x is greater than 0 and y is greater than 0। Therefore ये जो पॉइंट्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा काम चालू होगा। अब यहाँ पर पोलर फॉर्म के लिए पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू x + iy, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू x + iy इज क्या होता है, z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ z। तो अपन आते हैं मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए। मॉडुलस ऑफ z का जो फार्मूला होता है वो होता है x² + y²। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है 1, तो आप लिख देंगे 1 का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 3 यानी 4 हो गया, तो ये आ गया 2। तो मॉडुलस ऑफ z हमको मिल गया 2। मॉडुलस ऑफ z हमारा निकल गया। अब हम आते हैं थीटा निकालने के लिए। तो हियर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हियर x is greater than 0 and y is greater than 0। Therefore आर्गा z निकालोगे आप, आर्गा z इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। आर्गा z मीन्स थीटा इक्वल टू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड में y by x। तो आप इसको लिख देंगे tan इनवर्स मॉड में y की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा √3/1। मॉड से बाहर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, टेबल में 0 से 90 के बीच में। तो हम ये देखते हैं कि tan π/6 की वैल्यू होती है कि π/3 की, तो π/3 की वैल्यू होती है। तो हमको मिल गया यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/3। थीटा इक्वल टू π/3 मिल गया। अपन यहाँ पर लाकर वैल्यू डालेंगे, मॉडुलस ऑफ z और थीटा की वैल्यू डाल दीजिए। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 1 + √3i कितना हो जाएगा, इज 2 ब्रैकेट में cos ऑफ π/3 प्लस i sin π/3। इस प्रकार से हम आंसर दे देंगे, ऐसा हमारा बनेगा। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके है, चलिए अब हम आपके सामने एक और प्रश्न लेकर आ रहे हैं, एक और एग्जांपल पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। z इक्वल टू -1 - i को पोलर फॉर्म में परिवर्तित कीजिए। तो हम ले लेते हैं z इक्वल टू -1 - i, इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर अपन यहाँ पर चालू करते हैं, इसको कंपेयर कराएंगे z इक्वल टू x + iy से। ठीक है, तो हियर x इज इक्वल टू आया -1 एंड y इज इक्वल टू आया -1। ये जो है वो लेस देन 0 है और यह भी y इज आल्सो लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं, दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए। अब हमको पोलर फॉर्म ऑफ z हमको मालूम है, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अपन मॉडुलस ऑफ z निकालने आएंगे। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पर आप लिख देंगे रूट के अंतर्गत x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2। दिस इज √2 मॉडुलस ऑफ z। ये हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है क्या,
अब हमको निकालना है थीटा, यानी आर्गा जेड, आर्गा जेड हो जाएगा। हियर x इज लेस देन 0, हियर x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, देयरफॉर आर्गा जेड हो जाएगा माइनस साइन के साथ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ आप लिखेंगे पाई, माइनस अल्फा की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ऐसा आप लिख दीजिएगा। माइनस साइन के साथ यहाँ पर पाई माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर -1 बाई -1, माइनस माइनस प्लस 1, मॉड से बाहर आएगा 1, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा माइनस साइन के साथ पाई माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है tan इनवर्स में, तो हम जानते हैं कि ये पाई बाई 4 की वैल्यू है, यहाँ पर पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4, ये हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं थीटा। तो अब यहाँ पर अपन चालू करते हैं, इसमें वैल्यू लाकर डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस आई, ये हो जाएगा z इक्वल टू √2, आपने बोला था कॉस ऑफ माइनस में 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ -3 पाई बाई 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, आप पढ़ चुके हो प्लस कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, आपको ऐसे बनाना होगा। ओके, देख लेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये हमारा काम करने का तरीका है।